एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम बात करेंगे आज फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इसके अंदर चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो आता है हमारा फाइबर। तो फाइबर क्या होते हैं? फाइबर हमारे हेयर लाइक रॉ मटेरियल होते हैं जो कि हमको प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। फाइबर आर हेयर लाइक रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज यूज टू प्रिपेयर यार्न। ठीक है। अब हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो फाइबर होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर हो गए, आर्टिफिशियल फाइबर हो गए। नेचुरल फाइबर क्या होंगे? जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगे। आर्टिफिशियल जो होंगे जिसको हम या तो हम उसको रीजनरेट करेंगे या फिर उसको हम अपने आप बनाएंगे। नेचुरल में क्या आते हैं हमारे नेचुरल में क्या आते हैं हमारे पास? प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। जैसे क्या प्लांट के अंदर क्या आ गया? कॉटन, जूट, फ्लैक्स। एनिमल के अंदर क्या आ गया? सिल्क और वूल। और मिनरल के अंदर आ गया ग्लास, एस्बेस्टोसिस। आर्टिफिशियल्स के अंदर क्या आते हैं? रीजनरेटेड और सिंथेटिक। रीजनरेटेड के अंदर आते हैं रायन और सिंथेटिक के अंदर आते हैं नायलॉन या फिर टायरिलीन को क्या बोलते हैं? हम डेक्रॉन बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा किस क्लास में? 12th क्लास में, पॉलीमर चैप्टर में। ऑल्दो पॉलीमर चैप्टर हट गया है एनसीईआरटी में से, लेकिन टीचर्स को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। देखो, अब बात करते हैं हम कॉटन के बारे में। तो जो कॉटन का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है गॉस्पियम हर्बेशियम या फिर गॉस्पियम बार्बेंटेनेसिस। क्या होता है? गॉस्पियम हर्बेशियम या फिर गॉस्पियम बार्बेंटेनेसिस। जो कॉटन होती है ना, देखो कॉटन हमको प्लांट से एस फॉर्म में मिलती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कंघा होता है ना बाल काटने का, ऐसे क्या होता है, एक स्टील कॉम्बिंग होती है, उसमें ये कॉटन का बीज है, इसमें से क्या बहुत सारी क्या है रेशे निकल रहे हैं। अब क्या है, इसको ऐसे करके खींचा जाता है स्टील कॉम्बिंग से। तो इससे हमारी जो फाइबर्स हैं ये अलग हो जाते हैं और ये कॉटन का जो सीड है वो अलग हो जाता है। अब ये जो कॉटन सीड होता है ना, इससे इससे बनाएंगे हम कॉटन सीड ऑयल। और ठीक है, और इसका हम कर लें और इससे कर लेते हैं हम प्रोसेसिंग इसकी। ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिनिंग प्रोसेस। अब होता क्या है, हमको ये जो इसके जो रेशे मिल गए यानी हमको ये फाइबर्स मिल गए, इसको हम प्योरीफाई करेंगे। ठीक है। अब प्योरीफाई कैसे होता है? देखो, हमने एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हमने ये क्या रेशे डाल दिए, इसके अंदर हमने सोडा एस सॉल्यूशन डाल दिया अंडर रिड्यूस प्रेशर। फिर इसके बाद हमने इसको ब्लीच करा, फिर हमने इसको धो दिया, फिर हमने इसको सुखाया और पैक किया। ठीक है। पैक कॉटन होती है। अब इसको स्ट्राइल करना होगा। स्ट्राइल क्यों करेंगे? ताकि इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई कंटामिनेशन नहीं रह जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें गामा रेडिएशन डालते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। जो कॉटन होती है उसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे उसके अंदर होता है सेलुलोज, वैक्स, फैट, मॉइस्चर कंटेंट, ये सारे होते हैं। जैसे सेलुलोज होता है 93 से 94%, मॉइस्चर कंटेंट होता है 6 to 7%। अब हम बात करेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में। देखो, होता क्या है, हमने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, आयोडीन वाटर ले लिया। फिर इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, फाइबर डाल दिए। ठीक है। अब जब हम फाइबर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर एक फाइबर डाले थे, इसके यानी हमने इसको भिगो के रखा था, यानी हमने सूख कर दिया था। अब जब हम इसके फाइबर बाहर निकालते हैं ना, तो इन फाइबर्स को हम ड्राई करते हैं। फिर इसके अंदर हम 80% H2SO4 डालते हैं, तो हमको जो कॉटन फाइबर होते हैं ना वो पर्पल ब्लू कलर के देखने के लिए मिलते हैं। फिर होता है क्वाक्सम टेस्ट। क्वाक्सम टेस्ट क्या होता है? कॉटन जो होती है वो इंसॉल्युबल होती है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड HCl सॉल्यूशन, जबकि जो सिल्क होती है ना वो इसमें डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है। फिर देखो होता क्या है, अमोनियम कॉपर सॉल्यूशन, अमोनियम कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन जो होता है उसे बोलते हैं हम क्वाक्सम रिएजेंट। इसमें हम कॉटन जो फाइबर डिसॉल्व होगी और बलून जैसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बना लेगी। ठीक है। अब इस कॉटन की अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो फिल्टर मीडिया और एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है। और स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, आपने देखी ना कॉटन कैसे आती है? कॉटन होती है वो प्रॉपर रैप तरीके से आती है, उसको पूरा रैप करके दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ जूट। तो आई होप आपको कॉटन समझ में आई होगी ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा टॉपिक अगला, दैट इज़ जूट। देखो, आपने एट्थ क्लास में पढ़ा, एट्थ क्लास में पढ़ा होता होगा। प्लांट होता है उसके अंदर दो होते हैं, एक तो होते हैं जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जो जूट है ना वो फ्लोएम फाइबर से बनती है। ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम कोरकोरस कैपिलरीज से मिलती है। फैमिली कौन सी है? टिलेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जूट के अंदर? सेलुलोज होता है उसके अंदर, हेमी सेलुलोज होता है उसके अंदर, लिग्निन होता है उसके अंदर, और फैट और वैक्स भी उसके अंदर होते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्या यूज़ होते हैं इसके? प्रिपेयर सर्टेन चेयर, कवरिंग, कारपेट। जूट इज ऑप्टेन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैग्स।
यार आपने देखा आलू का कट्टा आता है ना, वो किसका आता है? वो जूट का आता है, बस वही वाली जूट है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्क। जो सिल्क की जो साड़ी पहनती है ना लेडीज़ हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखो सिल्क किससे मिलता है? सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म से भी नहीं, जो उसका जो ककून होता है उससे मिलता है सिल्क। क्या होता है वो? बॉम्बेक्स मोरी होता है। फैमिली क्या है? बॉम्बीसिडेई। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका? फाइब्रोइन। यूजेस क्या होता है? प्रिपेयर सूचर एंड लिगामेंट, ठीक है। सूचर और लिगामेंट यानी जब टाँके वाँके होते हैं ना, उनमें लगता है। अब ये सूचर लिगामेंट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अब इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपके इतना सही समझ में आ गया होगा। जो सिल्क होता है वो हमें कोकून से मिलता है। सिल्क वर्म के फैमिली क्या होती है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं वूल की। जो यानी जो वूल है वो कैसे होता है? जो वूल है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है ओविस एरियस फैमिली बॉविडेई, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केराटिन रहता है। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल टेस्ट के बारे में। तो देखो, एक हम बीकर ले लिया हमने, ये इस बीकर में हमने डाल दिया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा प्लस लेड एसीटेट। अब हमें क्या होगा? ब्लैक पीपीटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट कंटेनिंग अमाइनो एसिड दैट इज सिस्टीन एंड कैरेटीन, ठीक है। क्या यूजेस होते हैं? प्रिपेयर्ड क्रीप बैंडेज यूज एज फिल्टर मीडिया। ये क्या है? ये वूल के यूजेस हैं, और भी आप जानते हैं इसके यूजेस, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब देखो मैं ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। हमने फाइबर पढ़ी। फाइबर का हमने क्लासिफिकेशन देखा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के अंदर हमने देखे कौन से? प्लांट, एनिमल, मिनरल, ठीक है। अब हम मिनरल में पहले पढ़ेंगे ग्लास और फिर पढ़ेंगे एस्बेस्टोसिस। हमने एक कॉटन जूट ये पढ़ लिया है, सिल्क और वुल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्लास और एस्बेस्टोसिस। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। तो पहले हम ग्लास के बारे में जानकारी लेते हैं। गिलास, देखो इसको यहीं पे कवर करते हैं। तो देखो जो गिलास होता है ना, वो गिलास क्या होता है? गिलास फाइबर होता है जो कि बना होता है सिलिका प्लस ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड? कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के, बोरोन के, मैग्नीशियम के। और ये यूज़ होते हैं ऐसे फिल्टर मीडिया एज सिंटर्ड ग्लास एज फिल्टर। देखो ग्लास के बारे में ज़्यादा जानकारी कहाँ दे रखी है? ग्लास के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें फार्मास्यूटिक्स में दे रखी है। टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है ना, उसके अंदर हमें ग्लास दे रखा है। गिलास के साथ हमको रबड़ दे रखी है, ठीक है, प्लास्टिक दे रखी है, मेटल की पैकेजिंग वगैरह, ये हमको फार्मास्यूटिक्स के अंदर दे रखी है। तो वो वहाँ पर हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना हमारा सिलेबस में दे रखा है अभी हम उतना ही पढ़ेंगे। फिर आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है? ये मेनली क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, यूज एज फिल्टर मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल फिल्टर। रीजनरेटेड फाइबर के बारे में बात करेंगे। देखो फाइबर पढ़े थे हमने, एक तो पढ़े थे नेचुरल, एक पढ़े थे आर्टिफिशियल वाले, ठीक है। अब नेचुरल पढ़ने में हमने प्लांट के, एनिमल के और मिनरल के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर में क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? नेचुरल हैं। नेचुरल में क्या होगा? नेचुरल के अंदर ही क्या करेंगे? कुछ केमिकल प्रोसेस करेंगे और उससे नया फाइबर बन जाएगा। जैसे सेल्यूलोज क्या होता है? नेचुरल होता है, लेकिन इससे हम रायोन, लायो, सेल्यूलोज और एसिडेट बनाते हैं। प्रोटीन से एथलॉन बना देते हैं। अच्छा, क्या यूज़ होता है ऐसे? सर्जिकल ड्रेसिंग और मेकिंग फैब्रिक। सिंथेटिक फाइबर में पहले हम बात कर देंगे नायलॉन की। नायलॉन एक पॉलीअमाइड है जो कि पॉलीमर है, किससे मिलकर बना होता है? एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, ये दोनों मिलते हैं ऐसे, और ये बन जाता है हमारा नायलॉन, ठीक है। क्या यूज़ होते हैं? नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर्स और फिल्टर मीडिया, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे यार सूचर्स क्या है ये? जो टाँके वाके लगते हैं ना, अभी इसका मतलब इतना ही समझ लो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अगला डेक्रोन। डेक्रोन को हम टायलिन बोलते हैं, पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टर्थेलिक एसिड, और यूज़ होता है एज ए नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। अब ये हमने हमारा जो पार्ट 1 था ये हमने कवर कर लिया। देखो हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? फाइबर पढ़े, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर नेचुरल जो था उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने नेचुरल के अंदर देखा प्लांट, एनिमल और मिनरल से बनने थे। अब जो आर्टिफिशियल जो थे उसके अंदर रीजनरेटेड और सिंथेटिक, इसके बारे में हमने देखा। अब हम इसके पार्ट टू पर चलते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सूचर्स और लिगेचर्स क्या होते हैं। इनको चलिए अभी एक करके हम देखते हैं। तो ये रहा सूचर्स एंड लिगेचर। देखो जब भी आप पे कभी चोट लगती है तो ठीक है, कभी किसी की गहरी चोट लग जाती है तो उसे कट लग जाता है बहुत खतरनाक वाला, तो डॉक्टर क्या करता है? उसे सिलता है। किसकी मदद से? सूचर्स और लिगेचर की वजह से टाँके लगते हैं ना। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो सूचर्स होते हैं तो वो सिलेंगे किसको? टिश्यू को। जबकि जो लिगेचर्स हैं वो किसको सिलेंगे? वो सिलेंगे ब्लड वेसल्स को, ठीक है। किसको? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी देखो अंदर
आपको किसी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, जैसे किसी की नस काटी अंदर से, तो अब नस काटी गई अंदर से, ब्लड वेसल्स काटी गई तो उसको खून निकलेगा ज़्यादा, तो उसको क्या करेंगे, उसको लिगेचर से टाइट कर देंगे ताकि अब वो क्या होगा, वो नहीं होगा, वहाँ से खून अब फ्लो नहीं होगा। और सूचर्स क्या होंगे, जो ये टाँका लगा है उसको बाहर से सिलने का काम आएगा। अब ये सूचर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एब्जॉर्बेबल, एक होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। अब किसी के कभी एक्सीडेंट हुआ हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो कि या फिर किसी के ऑपरेशन हुआ हो, किसी की फैमिली में, आपका नहीं, किसी की फैमिली में हुआ हो, तो आपने बहुत बार देखा होगा जो टाँके हैं वो बहुत बार तो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम टाँके खुलवाने जा रहे हैं, यानी जो खुलवाने जाते हैं वो होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं होते, और जो एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें एब्जॉर्बेबल बोल देते हैं। दोनों के दो टाइप होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक, नेचुरल सिंथेटिक। तो देखो जैसे नेचुरल में आता है कोलेजन, कैटगट, सिंथेटिक में आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीगैलेक्टिन और पॉलीडेक्सामाइन। और नॉन नेचुरल में क्या आते हैं, नेचुरल में सिल्क, कॉटन, और सिंथेटिक में डेक्रोन और नाइलॉन। अच्छा, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्टेराइल होने चाहिए। अब एलर्जी नहीं करते, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ, उसके हाथ पे कट लगा, ऑपरेशन हो गया, अब यार एलर्जी हो गई, ठीक है, इनमें एडिक्वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगाया और टूट गया, यार एटलीस्ट कुछ तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि जो टिश्यू है इसको थोड़ा पकड़ के रखे ये, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी ये अफोर्डेबल होने चाहिए। अफोर्डेबल चीप, या चीप सही नहीं लगा, इसमें बोल देना अफोर्डेबल, ठीक है। एबिलिटी टू रजिस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर कट लगा था आपके, यहाँ पे क्या लगा आपके, इस जगह कट लगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं हो यहाँ पे बैक्टीरिया के बैठ जाए, यानी इस बैक्टीरिया से रजिस्ट भी कर पाएँ और टिश्यू से बहुत ही कम रिएक्ट करें। अब हम बात करते हैं सर्जिकल कैटगट के बारे में। सर्जिकल कैटगट क्या होता है, सर्जिकल कैटगट जो होते हैं, कोई भी जो हेल्दी एनिमल होता है, जैसे शीप, कैटल हो गई, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, यानी उनकी आंत होती है ना, छोटी वाली आंत, उसको निकालते हैं, उसकी जो सम्यूकस लेयर होती है ना, उससे कैटगट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। स्टेप इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। अब हम बात करेंगे क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देखो होता क्या है, एक शिप या कोई देखो एनिमल है, एनिमल की म्यूकोसा से हमने वो निकाल दिया, हमने वो केमिकल वगैरह निकाला, फिर उसकी स्पिनिंग की, उसकी पॉलिश की, फिर ठीक है उसको स्टेराइल किया, फिर उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में डाल दिया, ठीक है। अब ये हमारे तैयार हो गया, किसमें, इसको किसमें रखते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में पैकेजिंग, ताकि जो पैकेजिंग में इसको पैक करते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रिटेन कर सके। देखो कैटगट जो होते हैं, प्लेन कैटगट जो होते हैं वो 10 दिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो क्रोमिक कैटगट होते हैं वो 20 दिन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। क्रोमिक कैटगट इज ट्रीटेड विद chromium salt to increase the tensile strength and to retain the absorption by the body। अब यूजेस क्या हैं, सर्जिकल कैटगट इज़ यूज फॉर सर्जिकल सूचर्स एंड लिगेचर, कैटगट इज़ यूज फॉर द स्ट्रेनिंग ऑफ वायलिन एंड द रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, कैटगट इज़ यूज फॉर द स्ट्रिंग ऑफ टेनिस रैकेट एंड आर्करी बॉल्स, ठीक है। इनके अंदर यार इसको यूजेस है, इनको पढ़ लेना आप, ठीक है। और तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जल्दी जल्दी चैप्टर करवा दिया है मैंने ये, ठीक है। मेनली इसके नोट्स हैं, आप इसके नोट्स, मैंने ना बहुत ज़्यादा छोटे इसके नोट्स बनाए हैं, आप है ना कितने पेज के हैं ये पता नहीं, 4-5 पेज के नोट्स हैं, इसको आप पढ़ लेना, चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेक्चर वेक्चर देखने की अब आगे ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे जाना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये नोट्स के सारे PDF वहीं पे प्रोवाइड करा दूँगा मैं। थैंक यू।